Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the transportation of different gases in our blood. लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोहर इफेक्ट. ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज बोहर इफेक्ट? In the active tissue, there is an increased concentration of carbon dioxide. So, in this phenomena, the concentration of H plus ion increases, okay? And the carbon dioxide react with the water to form carbonic acid. Both these factors induce oxyhemoglobin to give up more oxygen. ये दोनों ही प्रोसेस से ऑक्सीहीमोग्लोबिन को इंड्यूस किया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करे. दिस फिनोमिना इज नोन एज बोहर इफेक्ट और बोहर शिफ्ट. ऑलराइट, बोहर इफेक्ट प्लेज क्रूशियल रोल इन इनहैंसिंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू. तो इस फिनोमिना से, इस इफेक्ट से जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज होने में हेल्प मिलती है और बोहर ने इस बात को समझाया और इसलिए इसको हम बोहर इफेक्ट या बोहर शिफ्ट भी कहते हैं. नाउ हेडिंग डाल दीजिए. तो हेडिंग डाल दीजिए बोहर इफेक्ट. इसमें लिखिए, इन द केस ऑफ एक्टिव टिश्यू देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच आल्सो इंक्रीजेज द हाइड्रोजन आयन. जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन का भी कंसंट्रेशन बढ़ता है. एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ठीक है, carbon dioxide react with water to form carbonic acid. और इस कार्बोनिक एसिड की वजह से जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो आसानी से क्या करता है, ऑक्सीजन को गिव अप कर देता है और इस तरह से टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल जाती है. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज बोहर इफेक्ट और बोहर शिफ्ट आल्सो. इसी को हम बोहर शिफ्ट कहते हैं और इस वजह से ऑक्सीजन आसानी से रिलीज हो जाती है. ऑलराइट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Transport of carbon dioxide. Now, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो तीन डिफरेंट फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है. फर्स्ट, ये डिजॉल्व फॉर्म में होता है जिसमें 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर जो कि प्लाज्मा में मौजूद होता है. और नेक्स्ट 23% इज ट्रांसपोर्टेड विद एज अ कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन और बाकी जो 70% बचता है वो बाइकार्बोनेट कंपाउंड के फॉर्म में रिलीज होता है या ट्रांसपोर्ट होता है. तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 मेथड्स या 3 फॉर्म्स पाए जाते हैं. फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में ये डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. डिजॉल्व फॉर्म. ओके, डिजॉल्व फॉर्म में ये करीब 7% जितना ट्रांसपोर्ट हो पाती है. ठीक है, तो लिख लीजिए 7% of carbon dioxide is transported with the help of water which is found in plasma. Okay, transported
dissolve water in plasma. Alright. नेक्स्ट फॉर्मेट होता है किस फॉर्म में? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. ओके और इसमें 23% ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. 23% काफ़ी बिग अमाउंट है अगर कंपेयर करें डिजॉल्व फॉर्म में. तो 23%. इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. इस तरह से लिख सकते हैं. हीमोग्लोबिन रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन को Hb से प्लस रिएक्ट विथ NHCO, ठीक है, प्लस CO. डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड. Then it converted into carbaminohemoglobin HbNHCOOH. Hb hemoglobin NHCOOH. ऑलराइट, ये बन जाता है NH2 NH2. ठीक है, बैलेंस हो गया रिएक्शन. तो दिस इज नथिंग बट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. इसी को हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं. ऑलराइट, तो 23% ऑफ टोटल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. The percent of the carbon dioxide combined with the amino group of globin protein of hemoglobin to form carbaminohemoglobin. Right? Next आता है as a bicarbonate. In the form of bicarbonate. बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है. कैसे? अच्छा, इसका टोटल कंपेयर किया जाए तो 70% जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही होता है. 70%. ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है. ऑलराइट, सो दिस परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन आरबीसी एंड डिजॉल्व इन वाटर. ये क्या करते हैं? ये डिफ्यूज हो जाते हैं आरबीसी में और वाटर में घुलनशील यानी डिजॉल्व हो जाते हैं आप साइटोप्लाज्म टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम which increases the rate of formation of carbonic acid. तो कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन को 5000 टाइम इंक्रीज कर देता है. अब क्या होगा इसके बाद? जो कार्बोनिक एसिड है अब ये डिसोसिएट हो जाती है प्रोटॉन्स में और बाइकार्बोनेट आयंस में H+ एंड HCO3- में. सो इन दिस वे टू रेगुलेट द pH ऑफ ब्लड, hemoglobin act as a buffer and combine with the proton या H+ आयन to form hemoglobinic acid. तो pH को बैलेंस करने के लिए ब्लड रिएक्ट करता है H+ आयन के साथ और बनाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड. तो बाइकार्बोनेट आयंस आर हाईली डिफ्यूजिबल आयन, वो बहुत ही तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं एंड सो दे डिफ्यूज़ इन प्लाज्मा फ्रॉम आरबीसी एंड कंबाइन विथ सोडियम आयन
टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस तरह से ये RBC से निकलते हैं और सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। टू मेंटेन द आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सेम bicarbonate ions, chloride ions also diffuses in RBC from plasma। तो इसी हिसाब से इसको बैलेंस करने के लिए जो बाइकार्बोनेट आयन है, क्लोराइड आयन है निगेटिव चार्ज वाले, ये डिफ्यूज कर जाते हैं RBC। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड से। अब इस बात को समझना होगा कि जो क्लोराइड आयन है वो प्लाज्मा से कहाँ आ रही है, RBC। ठीक है, तो फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड या क्लोराइड आयन इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना। ठीक है, तो क्लोराइड आयन का RBC में जो मूवमेंट है इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, हैम्बर्गर फिनोमिना भी कहते हैं। सो क्लोराइड आयन्स कंबाइन विद द पोटेशियम आयन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। और इस तरह से क्लोराइड आयन पोटेशियम से रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से डिफरेंट तरह के आयंस मूव करते हैं फ्रॉम द RBC टू द प्लाज्मा एंड प्लाज्मा टू द RBC। ओके, सो लेट अस मेक अ फ्लो चार्ट, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें बाइकार्बोनेट, बोहर इफेक्ट, इन सभी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से टिश्यू टू प्लाज्मा, प्लाज्मा टू RBC ये फंक्शन पाया जाता है। ओके, दिस इज टिश्यू। ऑलराइट, ये बनाते हैं टिश्यू है। नाउ एंड दिस इज अनदर पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहेंगे, और देन RBC। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ RBC। ओवल शेप्ड, राइट, बिग साइज का बनाया है इस कंपेयर के लिए, जिससे कि रिएक्शन को समझ सके। अब RBC में कुछ रिएक्शंस होते हैं और कुछ रिएक्शंस प्लाज्मा में होते हैं, और इन बोथ रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो रहा है, ठीक है, लुक, कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग इनसाइड द टिश्यू, और टिश्यू से होते हुए ये प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा से होते हुए ये कहाँ पर पहुँचते, RBC, राइट। तो RBC में जो वाटर पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड react with the water which is present inside the RBC with the help of carbonic anhydrase। ये देखिए रिएक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। इट कन्वर्टेड इनटू H2CO3 कार्बोनिक एसिड, and this carbonic acid further dissociate into H plus and SCO3, ठीक है। तो SCO3 माइनस और H प्लस में ये डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है। फर्दर H प्लस आयन रिलीज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में। लुक एट दिस, माइनस, ओके। नाउ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन प्लस, इससे क्या होती है कि जो
यहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट है, इंक्रीज हो जाता है. इट मूव्स हियर एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन HbO2 हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन दो इसे डिसोसिएट हो जाता है और फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन प्लस H प्लस. ठीक है. इन दिस वे न्यू कंपाउंड इज क्रिएटेड इनसाइड द RBC. ये देखिए मैं रेड से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ HB सॉरी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी. ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई. अब ये हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है और बनाता है HB H प्लस. ओके. दिस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो जाता है. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन. अब ये ऑक्सीजन फर्दर मूव करेगा और रिलीज हो जाएगा आउटसाइड. O2. और इस बीच में जो प्लाज्मा में रिएक्शन होंगे जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं वो किस तरह से होंगे आइए देखते हैं. HCO3 इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द RBC टू द प्लाज्मा. प्लाज्मा ये हिस्से में चला आता है. HCO3 इज मूव फ्रॉम RBC टू द प्लाज्मा. अब प्लाज्मा में आने के बाद जो यहाँ का बफर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ का भी चेंज हो जाएगा. तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो मूव कर जाता है इनसाइड द RBC जिससे कि जो pH है वो मेंटेन रहे. क्लियर. एंड वाटर आल्सो स्टार्ट मूविंग. वाटर का भी मूवमेंट हो जाता है. क्लियर. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि क्लोरीन जो आयन है उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, प्लाज्मा से RBC. मैं इधर लिख देता हूँ आपको याद रहे जैसे. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टिश्यू. ये टिश्यू है. ओके. ये फिनोमिना टिश्यू में चल रही है और ये स्ट्रक्चर जहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है. तो दिस पोर्शन इज नोन एज टिश्यू पार्ट. राइट. ओके. सो ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आपको सारी प्रोसेस याद रहेगी. सो प्लीज़ ट्राई टू मेक अ ओन डायग्राम. इसको आप खुद से बना के देखिए. एंड दिस होल फिनोमिना इन बिटवीन द टिश्यू, प्लाज्मा एंड RBC, ये है क्लोराइड शिफ्ट. ओके. सो दिस इज द रिएक्शन बाय व्हिच ऑक्सीजन इज डिसोसिएटेड. RBC में ऑक्सीजन रिलीज होता है और बाहर रिलीज हो जाता है, यानी टिश्यू को मिल जाता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन दिस फॉर्म पाया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हैल्डेन इफेक्ट.
ओके, हेल्डन इफेक्ट क्या है? द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स व्हेन ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड कॉल्ड हेल्डन इफेक्ट. तो डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वोलाई ऑफ लंग्स इज नोन एज हेल्डन इफेक्ट, जहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और इस फिनोमिना को हम हेल्डन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. When deoxygenated blood reach in alveoli due to the partial pressure difference, oxygen diffuses in blood and combine with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. As per the Haldane, oxyhemoglobin act as a acid. यहाँ पर oxyhemoglobin एक acid behavior show करता है and release H plus ion which combine with the SCO3 ions to form carbonic acid. And now this carbonic acid is split into the carbon dioxide and water. So the carbon dioxide, due to the partial pressure difference, diffuses in alveoli. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेल्डन इफेक्ट. तो इस रिएक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं कि किस तरह से जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, H plus HCO, alright, then it converted into H2CO and further it converted into H2O and carbon dioxide. Clear? In the presence of carbonic anhydrate. Okay. So due to the partial pressure difference, diffuses in alveoli, carbon dioxide diffuses in alveoli and passing out और ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है. तो ये प्रोसेस कहलाती है हेल्डन इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. regulation of respiration. Okay, किस तरह से रेस्पिरेशन को हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उसको हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं. तो देयर आर 4 सेंटर इन द ब्रेन विच रेगुलेट द ब्रीदिंग प्रोसेस. ओके, तो ब्रेन में ऐसे 4 सेंटर पाए जाते हैं जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. कौन कौन से होते हैं 4 सेंटर ब्रेन में? फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर. इंस्पायरेटरी सेंटर इंस्पायरेशन को प्रमोट करता है, हेल्प करता है, रेगुलेट करता है. दूसरा है एप्नोइक सेंटर. Apneutic center. Next, pneumotaxic center. Taxic center. And fourth is known as expiratory center. Expiratory
center. These are four centers are found in the brain. Inspiratory, second is apneustic, third pneumotaxic और fourth है expiratory center. Now what is the role of inspiratory center? It is located under dorsal surface of medulla, so it is also known as dorsal group of neuron. ये डॉर्सल ग्रुप में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स हैं. ओके, लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. ओके, सो दिस इज अ डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन which control the inspiration process. लेकिन ये इंस्पायरेशन जो प्रोसेस है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ केमिकल. तो दिस सेंटर इज अंडर केमिकल कंट्रोल. तो लिख लीजिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर केमिकल कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, when carbon dioxide concentration increases, that increases means oxygen concentration decreases. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है that means ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. एंड दिस सेंटर स्टिमुलेट एंड जनरेट impulse of contraction, and this impulse is goes to the diaphragm through the phrenic nerves, and through intercostal nerves they goes to internal intercostal muscles. So by contraction of these muscles inspiration takes place. ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से जो इम्पल्स है वो जनरेट करता है जब डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन. अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो ये सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और सेंट्रल क्या करता है, ये इम्पल्स जनरेट करता है जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है. और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है थ्रू द फ्रेनिक नर्व, और एयर वापस नॉस्ट्रिल से हमारे लंग्स में इनसाइड प्रवेश करती है. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और इस एक्टिव प्रोसेस में जो सेंटर है वो पाया जाता है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में, और ये वर्क्स अंडर द केमिकल कंट्रोल. नेक्स्ट सेंटर आता है एपनेस्टिक सेंटर. एपनेस्टिक सेंटर्स इज लोकेटेड इन द पोन्स. ये पोन्स एरिया में लोकेटेड होता है. लिख लीजिए लोकेशन इसकी क्या है, पोन्स एरिया में पाया जाता है. ठीक है, ब्रेन के पोन्स वेरोलाई एक एरिया होता है, वहाँ पर होता है. एपन्यूसिस रिफर्स टू द इंस्पायरेटरी गैप. एपन्यूसिस का मतलब होता है इंस्पायरेशन में जो गैपिंग आती है, एंड इट फैसिलिटेट इंस्पायरेशन. फॉर एग्जाम्पल इट कैन प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन व्हेन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी रिस्पायरेशन की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. एंड दिस सेंस द एपन्यूटिक जो सेंटर है वो कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन. ये रेस्पायरेशन की डेप्थनेस को कंट्रोल करने के लिए पाया जाता है. तो लिख लीजिए कंट्रोल द डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन. नेक्स्ट आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. इट इज लोकेटेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ पोन्स वेरालाई. ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है. ये पाया जाता है सरफेस ऑफ पोन्स वेरोलाई. ओके, डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है. डॉर्सल भी लिख
dorsal surface of pons varoli. Now what is the function? This area controls two centers and cuts off inspiration. It is located on the dorsal surface of pons varoli, and this area controls other two centers and cuts off inspiration at a certain point to make sure that inspiration does not continue or too long. ये इंस्पायरेशन को कट करने के लिए पाए जाते हैं जिससे कि ये ज़्यादा लंबी ना हो सके, राइट? In this sense, the pneumotaxic centers helps to control the rate of respiration. For example, it shuts off the hyperstimulated inspiratory center in response to the strenuous exercise, preventing overinflation of lungs. Okay? तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे इंस्पायरेशन को. ओके, क्लियर? लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में. इट कंट्रोल द इंस्पायरेशन. सिर्फ सांसें ही लेते ना रह जाए, उसको बीच में कट डाउन करने के लिए ये प्रोसेस, ये सेंटर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल द इंस्पायरेशन प्रोसेस. ये डॉर्सल सरफेस ऑफ वेरोलाई में पाया जाता है. और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो हमारा जो लंग्स है वो स्वेलअप होता चला जाए और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है क्योंकि एयर फिल होता चला जाएगा. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोसेस पाई जाती है, ये सेंटर पाया जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट? कहाँ पर? लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉर्सल सरफेस ऑफ पोन्स वेरोलाई. आई वेरोलाई. ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी सेंटर. इट इज लोकेटेड एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेड्यूला. इसमें लिख लीजिए, इसका लोकेशन है वेंट्रल सरफेस ऑफ मेड्यूला. ब्रेन जब पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी. डोंट वेरी कि मेड्यूला कहाँ पर है, पोन्स कहाँ पर आता है, लाइक दैट. सो कॉल्ड एज अ वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. इसलिए हम इसको एक्सपायरेटरी सेंटर को वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं. दिस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सफुल ब्रीदिंग. ओके, जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है जिसके थ्रू हम ये प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं. एंड इट इज़ द सेंटर फ्यू ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जनरेट इम्पल्स फॉर फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फ्यू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन फॉर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के लिए ये सेंटर जिम्मेदार होता है. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि दिस सेंटर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन द नॉर्मल ब्रीदिंग. ये जितने भी सेंटर आपने देखे हैं इनमें से कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है. ये सिर्फ डिफरेंट टाइप के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की एक्टिविटी को मैनेज करते हैं जिससे कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो सके या हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन कर सकें, लाइक दैट. ऑलराइट.